नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे इस वीडियो में। आज हम डिस्कस करेंगे सीआरसी आईजीसी रेगुलेशन 2023 का चैप्टर 5 जो कि है कमीशनिंग एंड कमर्शियल ऑपरेशन कोड। यह कोड थोड़ा लेंदी था इसलिए हमने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। आज हम इसका पार्ट 1 डिस्कस करेंगे। तो इसको स्टार्ट करने के पहले हम थोड़ा-सा ब्रीफ में समझते हैं कि चैप्टर 5 किस बारे में डिस्कशन करता है। तो बेसिकली जो भी हमारा ट्रांसमिशन सिस्टम या जनरेटिंग स्टेशंस रहेंगे, उनका कमर्शियल ऑपरेशन डिक्लेरेशन होने से पहले कौन-कौन से टेस्ट होते हैं, कौन-कौन से उसकी प्रोसीजर्स है, क्या कंप्लायंस है, अगर कोई भी मेजर एक्टिविटी की जा रही है तो उसके प्रायर किस अथॉरिटी से उसकी परमिशंस लेनी होती है। तो इस तरीके की चीज़ें इसमें डिस्कस की गई है। तो अगेन जो हमारा फॉर्मेट है वो क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में ही रहेगा। आइए देखते हैं। तो फर्स्ट ये है कि चैप्टर 5 हमारा क्या कवर करता है। तो बेसिकली कोई भी सिस्टम को अगर हमको बनाना है तो हमको उसके लिए पावर रिक्वायरमेंट होता है। तो उसी ठीक उसी तरीके से जो हमको उसको स्टार्टअप पावर बोलते हैं। तो वो स्टार्टअप पावर कब से कब तक आप उसको ले सकते हैं, उसके लिए क्या रेट में लिया जाएगा, इस तरह की चीज़ें इसमें डिस्कस की गई है। अगर कोई भी हम रिन्यूएबल जनरेटिंग स्टेशन के बारे में बात करें तो हम उसमें पावर इंजेक्ट करते हैं ग्रिड के अंदर, उसकी सीओडी के पहले। तो वो उसको इन्फर्म पावर बोला जाता है। तो इन्फर्म पावर आप कितने टाइम के लिए कर सकते हैं, इस तरह की चीज़ें इसमें डिस्कस की गई है। अगर किसी जनरेटिंग स्टेशन का या फिर ट्रांसमिशन सिस्टम का मुझे ट्रायल रन करना है, तो वो कितने टाइम पहले मुझे उसके लिए इन्फॉर्म करना पड़ेगा, किसको इन्फॉर्म करना पड़ेगा और उसके लिए परमिशन कौन ग्रांट करेगा, ये इसमें बताया गया है। अगर मुझे सीओडी करना है तो उसके लिए क्या डॉक्यूमेंट है, क्या टेस्ट है, क्या प्रोसीजर्स हैं, इस तरह की चीज़ें इसमें डिस्कस की गई है। नेक्स्ट हमारा कि कोई भी जनरेटिंग स्टेशन है, क्या उसको पावर का एक्सचेंज अलाउ होता है ग्रिड से बिफोर उसके सीओडी में? तो हाँ, वो अलाउ होता है। उसके पर उसके लिए उसकी क्या कंडीशंस है? वो उसकी कमीशनिंग पीरियड में और जो उसका टेस्टिंग पीरियड होता है, उस टाइम पे वो ग्रिड से पावर एक्सचेंज कर सकता है। बट उसके लिए उसको वहाँ के रिस्पेक्टिव आरएलडीसी से परमिशन लेनी होती है, क्योंकि वहाँ का जो आरएलडीसी है, वो ग्रिड की कंडीशन को देख के इस चीज़ के लिए अलाउ करता है। तो जो भी हम पावर इंजेक्ट कर रहे हैं ग्रिड में या फिर ड्रॉ कर रहे हैं, तो क्या उसका कुछ टाइम लिमिट होता है? हाँ। उसको स्टार्टअप पावर बोला जाता है अगर पावर को हम ड्रॉ करते हैं और अगर हम उसमें पावर इंजेक्ट कर रहे हैं तो उसको इन्फॉर्म पावर इंजेक्शन बोला जाता है। तो हाँ, इसमें 2 टाइमलाइन्स है मतलब अगर हम पावर ड्रॉ कर रहे हैं ग्रिड से तो उसके लिए 15 मंथ से बिफोर फर्स्ट डेट ऑफ सिंक्रोनाइज़ेशन। अगर मान लीजिए मेरा एक्सपेक्टेड फर्स्ट डेट ऑफ सिंक्रोनाइज़ेशन है 1st ऑफ जनवरी 2025 तो इसके 15 मंथ पहले मतलब 1st ऑफ अक्टूबर 2023 से लेकर टू 1st ऑफ जनवरी 2025 तक मैं मेरा पावर पावर ड्रॉ कर सकता हूँ ग्रिड से अंडर द क्लोज़ स्टार्टअप पावर ड्रॉअल के अंदर। और अगर मैं पावर इंजेक्शन करना चाहता हूँ, तो 1st ऑफ जनवरी 2024 से 1st ऑफ जनवरी 2025 तक मैं पावर इंजेक्ट कर सकता हूँ ग्रिड के अंदर, जिसको मैं इन्फर्म पावर इंजेक्शन के अंदर कंसीडर करूँगा। तो अगर ये क्या ये टाइमलाइन चेंज हो जाती है? हाँ, अगर मुझे लगता है कि मुझे और इसके लिए रिक्वायरमेंट है, तो मुझे एटलीस्ट 2 महीने पहले अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म करना पड़ता है कि सर मुझे और ज़्यादा इसमें से पावर की ज़रूरत पड़ेगी या फिर मैं और ज़्यादा इन्फॉर्म पावर इंजेक्शन करना चाहता हूँ। जो भी हम पावर ड्रॉ कर रहे हैं ग्रिड से, तो उसका चार्जेस किस तरीके से डिसाइड होते हैं? तो उसमें बेसिकली वो ट्रांसमिशन चार्जेस भी कंसीडर करते हैं, साथ ही साथ वो उसमें जो भी वहाँ का डीएसएम रहेगा, उसके अकॉर्डिंग जो चार्जेस रहेंगे, ये भी कंसीडर इसमें किए जाते हैं। अब इसमें हम पावर जो ड्रॉ कर रहे हैं या फिर जो इंजेक्ट कर रहे हैं, यह प्रूव करना होता है कि ये जो पावर है, ये प्री कमीशनिंग एक्टिविटीज़ के लिए ही की जा रही है। तो यह रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? तो बेसिकली जो जेनेटिक स्टेशंस होते हैं, यह उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको प्रूव करना होता है कि जो भी पावर का इंटरचेंज हो रहा है, तो वो अ, प्री कमीशनिंग एक्टिविटीज़ के लिए ही हो रहा है। इसके लिए रिलेवेंट डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ता है कि सर फॉर सो एंड सो एक्टिविटीज़ के लिए मेरे को इतना पावर का ड्रॉ होगा या फिर इतना पावर इंजेक्ट किया जाएगा। तो इस तरीके के डॉक्यूमेंट्स आईएलटीसी को सबमिट करने होते हैं और आईएलटीसी इस तरीके के डॉक्यूमेंट्स को स्टडी करके फर्दर उसको जो कंज्यूमर्स हैं या फिर जो भी यूज़र्स हैं उनको इन्फॉर्म करता है। जो भी जनरेटिंग स्टेशंस होते हैं, उनको ट्रायल रन ऑपरेशन के अंदर कब जाना होता है। तो अगर हम कोई मान लीजिए कोई एक्जिस्टिंग पावर स्टेशन है, जनरेटिंग स्टेशन है, उसको वापस से ट्रायल ऑपरेशन के लिए तब जाना पड़ेगा जब उसमें कोई मेजर रिनोवेशन या फिर मॉडर्नाइज़ेशन वर्क हुआ है। अब क्यों जाना पड़ेगा? अगर हम चाहते हैं कि उसको वापस से कमर्शियल ऑपरेशन डिक्लेरेशन हो सके, तो उसकी जो परफॉर्मेंस और रिलायबिलिटी है, उसको वेरीफाई और इंश्योर करने के लिए ट्रायल ऑपरेशन रन होता है। अगर ये सक्सेसफुल होता है, तो उसके बाद ही उसका सीओडी मतलब कमर्शियल ऑपरेशन डिक्लेरेशन होगा। अगर कोई जनरेटिंग स्टेशन या फिर ट्रांसमिशन सिस्टम अपना ट्रायल रन को सक्सेसफुल करना चाहता है, तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है? तो सबसे पहले अगर जनरेटिंग कंपनीज़ की हम बात करें, तो उनको 7 दिन पहले वहाँ के रिस्पेक्टिव आरएलडीसी और जो उसके बेनिफिशियरीज़ हैं, जिन्होंने उसके प्रोजेक्ट को फंड किया था, तो उनको इन्फॉर्म करना होता है कि मैं मेरा ट्रायल ऑपरेशन रन करना चाहता हूँ। और वहीं केस हम ट्रांसमिशन लाइसेंसेज़ के बारे में बात करें, मतलब जो ट्रांसमिशन सिस्टम है, तो उस केस में भी वहाँ का 7 दिन पहले ही जो वहाँ के आरएलडीसी और जो सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटीज़ उनको डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंसेस और जो सिस्टम ओनर है उनको इन्फॉर्म करना होता है। इन्फॉर्म करने के बाद आरएलडीसी एक टाइम और डेट प्रोवाइड करता है कि हाँ, आप उस टाइम पे आपका ट्रायल रन कर सकते हैं। अगर हम ट्रायल रन कर रहे हैं तो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है मतलब क्या रिक्वायरमेंट फुलफिल होनी चाहिए कि जिससे कि ये बोला जाएगा कि वो ट्रायल रन सक्सेसफुल है। तो जेनेटिक थर्मल जेनरेटिंग स्टेशन की हम बात करें तो आपको 72 आवर्स तक मैक्सिमम कंटीन्यूअस रेटिंग
बाय यूजिंग योर डिज़ाइन फ्यूल आपको चलाना होता है। अगर आप वो कर पाते हैं तो आपका जो ट्रायल रन है वो सक्सेसफुल बोला जाएगा। अब इसमें क्या थोड़ा-सा ड्यूरेशन अलाउ रहता है? जी हाँ। तो अगर इसमें तो आपको तो लोड में थोड़ा-सा इंटरप्शन आ रहा है तो वो मतलब वो चलता है, बट वो 4 घंटे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आप 4 घंटे से ज़्यादा आप आपके जो एमसीआर है उस पे ऑपरेट नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर आपको उसमें 2 केसेज़ आते हैं। नेक्स्ट वही हमारा क्वेश्चन था कि अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो उसको फिर फेल बोला जाएगा। तो उस फेल होने के बाद क्या केसेज़ रहते हैं? उसमें फेल होने के बाद 2 ऑप्शंस रहते हैं। या तो वापस से ट्रायल रन के लिए जाओ या फिर जहाँ तक आप जा पा रहे हैं, जहाँ तक आपने 72 आवर्स तक मैक्सिमम अपना ऑपरेशन किया था, तो उसको आपकी उसके हिसाब से फिर आपकी एक तरीके से आपकी कैपेसिटी को डीरेट कर दिया जाएगा। मतलब मान लीजिए मेरा जो स्टेशन था वो 500 मेगावाट का है। अब मुझे इसको ट्रायल रन सक्सेसफुल करना है तो मुझे 72 आवर्स तक 500 मेगावाट तक ये मेरा मैक्सिमम कंटीन्यूअस रेटिंग है, मुझे ऑपरेट करना पड़ेगा। बट मैं 400 मेगावाट तक ही 400 मेगावाट तक ही इसको ऑपरेट कर पाया 72 आवर्स तक मेरे। तो मेरा अब मेरे पास 2 ऑप्शंस है, या तो मैं इसको वापस से ट्रायल रन करूँ और 500 पे 72 आवर्स चलाऊँ, या फिर मैं मेरा जो कैपेसिटी है उसको डीरेट कर देता हूँ। अब कैपेसिटी मैं कितना डीरेट कर सकता हूँ? अगर मैं 400 मैंने अचीव किया था, तो मैं 400 नहीं कर सकता। मैं सिर्फ़ इसका 95% ही कर सकता हूँ। मतलब 380 मेगावाट ही मैं इसमें मेरा कैपेसिटी को अ, डिक्लेयर कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि 5% यहाँ पे टॉलरेंस छोड़ा जाता है कि अगर कभी वोल्टेज फ्लक्चुएशंस आते हैं या फिर मतलब कभी भी ग्रिड में कोई फ्लक्चुएशंस आते हैं, तो उस टाइम पे सपोर्ट करने के लिए ये 5% को छोड़ा जाता है। तो ये मतलब केस था कि अगर कोई ट्रायल ऑपरेशन फेल होता है तो। अगर कोई सेम केस अगर विंड, सोलर या हाइब्रिड एनर्जी या फिर बैटरी एनर्जी स्टोरेज के केस में क्या है? तो इन सब के केस में जो भी ट्रायल ऑपरेशन है उसकी रिक्वायरमेंट काफ़ी वेरी करती है क्योंकि सिस्टम काफ़ी वेरिएबल्स है। अगर इसमें भी अगर इनका कोई ट्रायल ऑपरेशन फेल होता है, तो इनके पास भी सेम 2 ऑप्शंस होते हैं, या तो इनके ट्रायल ऑपरेशन को रिपीट करें या फिर जो भी इनका मिनिमम थ्रेशोल्ड रहता है या फिर जो भी उस टाइम पे कंडीशंस रहेगी डिपेंडिंग अपॉन द सिस्टम एंड स्पेसिफिकेशन, उतनी कैपेसिटी तक इनको रेट किया जा सकता है। था मेरा वीडियो आईजीसी रेवोल्यूशन 2023 का चैप्टर 5 के ऊपर, जो कि था कमीशनिंग एंड कमर्शियल ऑपरेशन कोड के ऊपर। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।